अब इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं, जिसका टॉपिक काफ़ी खास है, रोल ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टर एंड मीडिया इन डेमोक्रेसी। मुद्दा काफ़ी खास है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। CEO प्रसार भारती गौरव द्विवेदी, प्रेसिडेंट INS राकेश शर्मा जी, CEO संसद TV रजत पुन्हाने जी। एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। गौरव द्विवेदी छत्तीसगढ़ कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में शामिल होने से पहले उन्होंने केरल में सहायक कलेक्टर के रूप में अपना प्रशासनिक करियर शुरू किया था। उन्होंने केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई पदों पर काम किया है। खाद्य सुरक्षा, धान खरीद और PDS डिस्ट्रीब्यूशन के कंप्यूटराइज करने में उनके विशेष योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के MyGov इंडिया के पहले CEO थे। गौरव द्विवेदी उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने नवंबर 2022 में प्रसार भारती के CEO के रूप में पदभार संभाला है। संसद TV इस खास अवसर पर उनका तहे दिल से स्वागत करता है। Rakesh Sharma is a prominent figure in the Indian media industry. He is a seasoned media professional with over 50 years of experience in the trade. He is the director of ITV Group and Good Morning Media India. Good Morning Media publishes newspapers like Aaj Samaj, The Sunday Guardian and The Daily Guardian. He was formerly the publisher of Hindustan Times for 20 years and has worked in senior positions with leading media organizations throughout his career. Recently, Rakesh Sharma was elected as the president of the Indian Newspaper Society, INS, where he focuses on the challenges faced by the print industry. He is recognized for his leadership and extensive experience. Sansad TV welcomes Rakesh Sharma to its conclave. और हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं, उससे पहले बात हो रही है मीडिया के रोल की। तो आइए हम सुनते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति इस बारे में क्या कह रहे हैं। पब्लिक ब्रॉडकास्टर ही नहीं बल्कि सारे चैनलों पूरे इस काम में जो लोग भी मीडिया के लगे हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो अखबारों के माध्यम से हों, चाहे वो पब्लिक ब्रॉडकास्टर हों या जो निजी चैनल हैं या सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्हें याद करना चाहिए कि मीडिया का धर्म क्या है। वही पब्लिक ब्रॉडकास्टर के लिए भी और बढ़कर के वो धर्म है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जब प्रताप निकाला तो अग्रलेख में कहा कि लोगों को पैशन को भड़काना हमारा दायित्व नहीं है, और देश मजबूत कैसे हो, किस तरह से देश ताकतवर बने, ये भी हमारा धर्म है। तो इस संदर्भ में कहूँ कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बाकी लोग अपने इस धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो आप मानते हैं कि इसी मंच से संसद की जीवंत जो कार्रवाई होती है, आप संसद टीवी के माध्यम से देखते हैं। एक एक देश से जुड़े सवाल जो हमारे माननीय सांसद पूछते हैं, उनका सरकार बड़ी तैयारी के साथ जवाब देती है। इसके साथ साथ जो कानून बनने की प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण सवाल देश के सामने है, उस पर जो श्रेष्ठ बहस संसद में होती है, वो आप घर घर तक पहुंचाते हैं। यानी इस पूरी व्यवस्था को लोगों के घर घर तक पहुंचाने का दायित्व तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स का, इसलिए आपकी बड़ी भूमिका है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो खासतौर से पब्लिक ब्रॉडकास्टर के लिए मैं कहना चाहूँगा, हालांकि जिम्मेदारी जैसा मैंने कहा कि अपेक्षा गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर सब लोगों ने गांधी ने की थी कि पूरी मीडिया का है कि कम से कम हम जिस समाज में हो उस समाज को मजबूत, उस देश को मजबूत ताकतवर बनाने की कोशिश करें अपने अपनी सीमा में। वो हमारे काम का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय और धर्म है। लेकिन पब्लिक ब्रॉडकास्टर की जिम्मेदारी इस रूप में बढ़ जाती है कि आज देश में आप देखें, लोक कल्याणकारी चीज़ों के लिए सरकार की हजारों नीतियां हैं, राज्य सरकारों की भी हजारों नीतियां हैं,
उन नीतियों को लोगों तक पहुंचा पाना, बताना, ताकि लोग उससे लाभ ले सकें, देश का हालात आर्थिक रूप से बदल सके, ये काम तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है मैं आपको बताऊं कि भारत आज पूरी दुनिया में भारत के तेज आर्थिक विकास को जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वो ब्राइट स्पॉट के रूप में कह रही हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश जब आर्थिक विकास के पैमाने पर लुढ़क रहे हैं, तब भारत तेजी से आगे जा रहा है। इसमें अभी हाल में जो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर कृष्णमूर्ति, उन्होंने कहा कि भारत अगर 8% ग्रोथ रेट से बढ़ता रहा तो 2047 तक ये $55 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपना ग्रोथ उस रूप में आगे बढ़ाएं तो 1% इससे और अतिरिक्त ग्रोथ रेट मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें फाइन पॉइंट्स जो है, मतलब जिसे कहते हैं नुआंस है, जिसके ये समझाना, लोगों तक बताना, राज्यों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इस ग्रोथ में, ये बताना तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर की समेत सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप देखें जिस देश में आज हम पत्रकारिता कर रहे हैं उसकी चुनौतियों के बारे में भी हम समझें। आज भारत तेज रूप से बढ़ते आर्थिक विकास के रूप में दुनिया में देखा जाता है। हमारी आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। हमारा क्षेत्रफल दुनिया में 7वें नंबर पर है, यानी लगभग 17% से अधिक दुनिया की आबादी भारत में रहती है और हमारा क्षेत्रफल शायद 2.80-2.90 के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी चुनौती क्या है। 60 वर्ष लगे हमें 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने में, 67 वर्ष लगे 2 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने में, 14 से 19 के बीच हम 3 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गए। कोविड जैसी महामारी के बावजूद हम उससे निकलकर आज 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। हमने अपना मुकाम तय किया है कि हम जल्द 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होंगे और दुनिया के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। इसके बाद 30 तक हम 7 ट्रिलियन की होंगे। और कैसे दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट, इंटरनेशनल संस्थाओं के लोग कह रहे हैं कि 47 तक आप 55 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकते हैं। और आर्थिक विकास से ही आज की तारीख में भारत अपनी सारी आर्थिक समस्याओं का, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, क्षेत्रीय विषमता हो, इनका हल कर सकते हैं। इसलिए ये हमारा एजेंडा होना चाहिए एक तरह से राष्ट्र निर्माण। और आप याद करें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से यह आह्वान किया कि जैसे हमारे पहले की पीढ़ी ने देश बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, शहीदों ने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया, गुमनाम और अनाम हमारे लाखों करोड़ों आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले असंख्य लोगों ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, कम से कम उनके प्रति यह न्याय होगा। हमें संकल्प लेना हमारी पीढ़ी को कि हम 47 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इसमें पब्लिक ब्रॉडकास्टर की सबसे की भूमिका है। सरकार की नीतियों को अगर कहीं कोई कमजोरी दिखाती है, उनको कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं और सरकार को भी वाकिफ कराएं, ये जिम्मेदारी, इस धर्म का निर्वाह कौन करेगा? यह तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर के समेत भारत की पूरी मीडिया की जिम्मेदारी है। इसलिए कम से कम आज की तारीख में हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो हैं ख़ास तौर से, वो इस रास्ते चल कर के देश निर्माण में सहभागी बने, ये अपेक्षा स्वाभाविक है। बिना समय गवाए हमारे साथ काफ़ी अनुभवी लोग हैं, तो जाहिर सी बात है हम उनसे समझना चाहेंगे। और मैं शुरुआत करना चाहूँगी गौरव जी आपके साथ में। एक लंबा सफ़र और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को आप निभा रहे हैं, लेकिन जब भी बात डीडी की आती है तो दर्शकों की एक बहुत ही सकारात्मक सोच है कि अगर हम डीडी पर कुछ देख रहे हैं तो वो अपने आप में ऑथेंटिक है और उसके बाद हमें किसी और न्यूज़ चैनल पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप इसे सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं, ये आपकी ताकत है, या फिर इस छवि को बरकरार रखना अपने आप में बहुत मुश्किल है? आप हमें समझाइए। धन्यवाद प्रांजलि। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सीईओ सनसेट टीवी और सनसेट टीवी के सभी जुड़े हुए लोगों को आपके जन्मदिन के अवसर पर दूरदर्शन प्रसार भारती की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक दूरदर्शन का या प्रसार भारती, जिसमें हम आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों की बात करें, साल दर साल लगातार जो
सर्वेज होते हैं जिनमें ये बात कही जाती है कि कौन से सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मीडिया ब्रांड्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, उनमें विदाउट फेल ऊपर की पंक्ति में दूरदर्शन, आकाशवाणी दोनों का नाम हमेशा रहता है। ये खुशी की बात है और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। जिम्मेदारी की बात इसलिए कि कहीं किसी जगह किसी से कोई त्रुटि भी हो जाती है जाने अनजाने में, तो किसी भी अन्य मीडिया संगठन के लिए यह संभव है कि वो बस केवल खबर को उतार दिया या कहीं उसके बारे में बात करना बंद कर दिया या कहीं 18वें पेज में नीचे एक क्लाइंट की छोटी सी एक अपॉलजी छाप दी। लेकिन अगर कहीं हमारे किसी प्रसारण में किसी प्रकार कोई त्रुटि हो जाए तो तत्काल वो अपने आप में एक खबर बन जाती। लेकिन ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कि हम लोक सेवा प्रसारक हैं इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि प्रसार भारती जिसका कि गठन संसद के ही कानून के तहत किया गया है, प्रसार भारती एक्ट ऑफ 1990, उसमें ये स्पष्ट मैंडेट हमको और किसी ने नहीं, भारत की संसद ने दिया है कि लोगों तक सही खबर, सही जानकारी विश्वसनीय रूप से, सही रूप से हम प्रस्तुत करें। तो ये केवल हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल दायित्व नहीं है, दिस इज ऑल्सो पार्लियामेंट्री मैंडेट दैट वी आर फॉलोइंग, विच मेक्स अस एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हमसे कभी किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। हमसे पिछले सेशन में जो हमारे मीडिया के साथी थे, मैं कहूँगा कि यदि एक तरीके से हमारे राइवल चैनल्स अगर कह रहे हैं कि अगर आपको खबर देखनी है तो दूरदर्शन पे देखिए, तो इससे बड़ा तो मेरे ख्याल से कोई सर्टिफिकेट हमारे लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन आज के परिवेश में, आज के माहौल में जहाँ पर इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे माध्यम हैं लोगों तक समाचार पहुँचाने के, न्यूज़ कंज्यूम करने के, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उन सब में कहीं एक होड़ भी लगी रहती है कि सबसे पहले खबर ब्रेक कौन कर रहा है। उस लिहाज से अगर कहीं कोई ये कहे कि दूरदर्शन पर खबर आने में या आकाशवाणी पर खबर आने में थोड़ी देर हो गई, तो उसको भी हम लोग एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जो एक अंतराल है उसको हम किस तरीके से स्क्वीज़ करके कम से कम कर सकें। लेकिन जब तक उसको हम प्रामाणिक स्रोत से उसको वेरीफाई ना कर लें, तब तक हम उस खबर को नहीं चलाएंगे। उस खबर के चलने के बाद लेकिन ज़रूरी ये भी हो जाता है कि केवल एक वाक्य में या एक अनुच्छेद में अगर आपने कोई खबर पढ़ भी दी, तो उस खबर का अपने आप में क्या अर्थ है वो सीमित है। लेकिन खबर के लिए ज़रूरी ये है कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो परिवेश है, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि सारे स्रोतों से, चाहे वो आधिकारिक स्रोत हों चाहे निजी स्रोत हों, प्रसार भारती से, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से बातचीत करने में, उनको जानकारी देने में, उनके साथ सभी खुलकर तथ्य सामने रखने के लिए सभी लोग हमेशा उद्यत रहते हैं। और इसी कारण से न केवल हम खबर सही पहुंचाते हैं, जल्दी पहुंचाते हैं, बल्कि उसको आज के परिवेश के हिसाब से कंटेक्चुअलाइज करके और उसको पूरे एक कंप्लीट कंसाइज सोर्स के तौर पर हम जनता के सामने रखते हैं। ये काम पिछले लगभग 90 साल से ऊपर से तो आकाशवाणी करते आया है, ये काम लगभग 50 साल से अधिक समय से दूरदर्शन करते आया है और आगे भी करते रहेंगे। अगर पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका की हम बात करें तो एक काफ़ी लंबा समय आपने भी देखा है, आप हमें कैसे समझा सकते हैं कैसी भूमिका होनी चाहिए आज के संदर्भ में? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी मेरी बम्बई में, और उनके दो संदेश थे। एक तो मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है जन जन तक सरकार की बात पहुंचाने के लिए, सही और निष्पक्षता के साथ
विश्वसनीयता के साथ पहुंचाने के लिए। एंड द सेकंड मैसेज ही हैड कम्युनिकेटेड वाज दैट इंडिया हैज अ बिग स्टोरी एंड दैट स्टोरी हैज गॉट टू बी टोल्ड टू द वर्ल्ड इन देयर लैंग्वेजेस। सो आई एम वर्किंग ऑन बोथ द थिंग्स। लेकिन निष्पक्षता और विश्वसनीयता जो माध्यम है, सरकारी माध्यम जो कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन है, इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। गांव-गांव तक जहां पर प्राइवेट चैनल्स या दूसरे मीडिया के संसाधन नहीं पहुंच पाते हैं, वहां ये पे मीडिया पहुंचता है। दूसरे मीडिया के संसाधनों के ऊपर कॉर्पोरेट हावी है। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट लाइन्स होते हैं। उसकी वजह से वो किस प्रकार से ब्रेकिंग न्यूज़ क्या देते हैं, क्या नहीं देते हैं, और एक होड़ सी लगी हुई है। जबकि एक देश जो विकसित राष्ट्र बनने के कगार पर खड़ा हुआ है, वहाँ पर सही, विश्वसनीय, सारगर्भित, ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ को पहुँचाना, जिससे कि लोगों में असहजता, अराजकता, हिंसा, विघटनकारी शक्तियों का बातों का उनके दिमाग में कोई असर ना पड़े। क्योंकि जब मेरा देश विकास के मार्ग पर अग्रसर है, 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, 2027 में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, तो विश्व में हलचल है। जो लोग आज नंबर 1 और नंबर 2 पे बैठे हैं, जब वो सुनते हैं कि 2047 के अंदर भारत एक विश्व की बहुत बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था बनने वाला है, तो वहाँ भी हलचल है। तो वो आज जो डिजिटल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है, आपने सब ने देखा होगा किस प्रकार से डीप स्टेट काम कर रही है। वो डीप स्टेट भारत को अव्यवस्थित करने के लिए बहुत तेजी से लगे हुए हैं। और मेरे को इस मंच से भी कोई कहने में गुरेज नहीं है, उसमें कुछ हमारे देश के साथी उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं। दुर्भाग्य है कि अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए यदि देश के ही कुछ साथी उन डीप स्टेट वाले वेस्टर्न से, चाहे वो मैं किसी भी देश का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब जान रहे हैं कि मैं किसके बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ, उसकी अस्थिरता को ज्वाइन करने के लिए अभी भी कुछ हमारे नेता गए थे विदेश में, क्या क्या कह के आ गए। कोई पगड़ी नहीं पहन सकता यहाँ, कोई कड़ा नहीं पहन सकता यहाँ पे, कोई लोकतंत्र बचाने के लिए इनवाइट करता है, कोई चाइना को 370 बहाल करने के लिए बहाल करता है। तो ये सब बातें जो चल रही हैं देश को अस्थिर करने के लिए, ये जो सरकारी मीडियम है, इनको बहुत मुस्तैदी के साथ उसके ऊपर कार्य करना चाहिए, जिससे लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके, उनकी भाषा में प्राप्त हो सके। बहुत बड़ा विविधताओं बड़ा देश है, डायलैक्ट्स बदलते हैं, भाषाएं बदलती हैं, कितनी सैकड़ों भाषाएं हैं, वहाँ तक पहुँचाने में सरकारी माध्यम का मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ा रोल है। और ये प्राइवेट जो मैंने पहले ही कहा, उनका मोटिव पैसा कमाना है, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है। मीडिया के लिए तो कम से कम छोड़ दो, इसको मिशनरी झील से चलाओ, देश बनाने में लगाओ इस मीडिया को। और प्राइवेट को भी मेरी सलाह रहेगी कि आप यदि नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ब्रेक इवन पे भी पहुंच जाते हो, तो समझ लो आपने प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि आपने देश बना दिया। राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्र प्रथम जो बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और सबको इसी भावना से चलना चाहिए। और जो सरकारी मीडियम हमारे पास हैं, उसके अंदर बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रजित सर, आपसे अब मेरा सवाल है, न्यूज़ की बात आती है तो हमने बात की कि अगर ऑथेंटिक न्यूज़ है तो दर्शकों का ध्यान सीधे डीडी की तरफ जाता है, लेकिन देश का एकमात्र पार्लियामेंट्री चैनल संसद टीवी, उसके आप सीईओ हैं। आप किस तरीके की चुनौतियों से आए दिन आपको फेस करना पड़ता है, या फिर लाइव प्रोसीडिंग्स के अलावा हम वो चैनल हैं जो कानून की भी बात करते हैं, जो बिल पर चर्चा करते हैं और सही जानकारी हमारे माध्यम से दर्शकों तक जाती है, किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है? हम दोनों के बारे में बात करना चाहते हैं। एक तो लाइव प्रोसीडिंग्स है, तो
ये हम लोग क्रिटिसिज्म कभी कभी फेस करते हैं कि हम लोग कुछ पोर्शंस को नहीं दिखाते हैं, बट हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन और जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो बहुत क्लियर है। पर सेकंड एक और हम मतलब इस पर करना चाह रहे हैं, क्योंकि लास्ट सेशन समय के अभाव में हम लोग बहुत डिस्कस नहीं कर पाए। हम लोग भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं टू केटर टू दी ऑडियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग भी अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़ोर से हम लोग ने अपने चैनल को उतारा है। इंस्टाग्राम पर भी हम लोग छोटे रील्स बना के दिखाते हैं। तो हम बाकी दो पैनलिस्ट से ये भी जानना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उसके बारे में क्या स्ट्रैटेजी एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर का होना चाहिए। गौरव जी, डिजिटल दुनिया के बारे में बात हो रही है, तो चूंकि एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर हम हैं, तो आप हमें बताइए कि कैसी तैयारी है और कैसे हम उन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। डिजिटल को लेकर के बहुत सारे लोगों के अपने मन में विचार हैं, कुछ धारणाएं हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं। मैं ये मानूंगा कि डिजिटल एक एक्सटेंशन है, जो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो कम से कम समय में और अधिक से अधिक प्रभाव के साथ अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का वो एक ज़रिया बन गया है। जहां पहले 200 साल पहले की बात की जाए, जिस वक्त अखबार जस्ट छपने चालू हुए थे, बड़े अखबारों की स्थापना जो यूरोप में और दूसरी जगहों पर हुई थी पहले 200-250 साल पहले, तो उस समय कम संख्या में छपते थे, पर्चे ज़्यादा छपते थे, ऐसे ही बांट दिए जाते थे। उसके बाद रेडियो आया, उसके बाद फिर टेलीविज़न आया। तो उसी तरीके से अब डिजिटल है, और डिजिटल के अंदर में स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया की जो बात है, तो अगेन ये जल्दी से जल्दी लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का एक ज़रिया बन गया है। एक जो पिछले सत्र में भी बात हुई कि जो एक एकाधिकार कहा जाए कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का रहता था, जो एक पब्लिक नैरेटिव को चलाने के लिए, वो एकाधिकार जो है वो थोड़ा सा भंग हुआ है। अब वो बात अच्छी है कि बुरी है, ये तो कहना ये फिलोसॉफिकल डिबेट होगा, लेकिन एक ज़रूर बात आमतौर पर मानी जाती है कि देयर हैज़ बीन अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ दिस होल प्रोसेस ऑफ न्यूज़ कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि उसमें कहीं कोई विशेष खराबी नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो भी अपनी तरफ से उन बातों को लेकर के लोगों के सामने आ रहे हैं, उन्हें फैक्ट और ओपिनियन, ये दो चीज़ों के बीच में भेद ज़रूर करना चाहिए। जो फैक्ट है उसको फैक्ट की तरह प्रस्तुत किया जाए, और जो ओपिनियन है उसको ओपिनियन की तौर पे स्पष्ट तौर पे कहा जाए। कई बार ये देखने में आता है कि जो फैक्ट और ओपिनियन की जो डिवाइडिंग लाइन है उसको लोग लांघ जाते हैं, और ये स्पष्ट नहीं रहता है कि कहाँ पर वास्तविकता ख़त्म हुई है और कहाँ पर उनके विचार आरंभ हुए हैं। इसको लेकर के ये लंबा डिबेट है, और अभी ये मामला न्यायालयों के समक्ष अभी विचाराधीन भी है, तो इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी लोग न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं, वो डिबेट अपने मन में उनको ये करना चाहिए कि जो चीज़ मेरे सामने रखी जा रही है उसको जो कहते हैं निरीक्षीर विवेकेतु, तो उसको जो भेद करने वाला जो काम है वो हर एक व्यक्ति को अपने लेवल पर करना पड़ेगा। पहले ये काम जो है वो पहले पब्लिक नहीं करती थी, एडिटर करते थे, कि एडिटर की जिम्मेदारी थी कि कहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए कि कहाँ पर वास्तविकता है, कहाँ पर उसमें ओपिनियन जा रहे हैं। लेकिन अब हम में से हर किसी को एज अ कंज्यूमर ऑफ न्यूज़ ये विवेक अपने मन में ज़रूर डेवलप करना पड़ेगा। जहाँ तक पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स के रोल की बात है इस परिप्रेक्ष्य में, तो मैं तो ये कहूँगा कि जब तक कि हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स मिलजुल करके काम नहीं करेंगे, तब तक संभवतः ये काम बहुत कठिन रहेगा। अभी हाल ही के दिनों में सीओ साहब के साथ विचार विमर्श करके, और फिर अभी प्रसार भारती और संसद टीवी के बीच में एक MOU भी हुआ है, जिसमें हम लोगों ने अपनी तरफ से ये प्रयास एक करना शुरू किया है
कि जो भी प्रोग्रामिंग हो रही है, जो भी हमारे कंटेंट जो हमारी तरफ से बनाया जा रहा है, उसको हम लोग आपस में शेयर भी करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि संसद के विशेषाधिकार हैं, संसद टीवी का भी फिर उसी कारण से विशेषाधिकार है जिसका उल्लेख अभी सीओ साहब ने किया। लेकिन उसके साथ ही साथ जो बात को आगे ले जा कर के अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग माध्यमों से हम पब्लिक तक पहुंचा सकें, सिटीजन्स तक पहुंचा सकें, उसमें जो भी कुछ मदद हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, जो भी कुछ एक रोल अपनी तरफ से हम कर सकते हैं, वो हम ज़रूर करेंगे। जो मूल जानकारी है, जो मैंने अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में भी कहा कि जो मूल जानकारी है वो संक्षिप्त होती है, लेकिन उसका एक विवरण बनाना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, और जैसा शर्मा जी ने अभी कहा कि अलग अलग भाषाओं में हमारा आकाशवाणी का, दूरदर्शन का जो प्रसारण है, लगभग 24-25 तो जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनमें प्रसारण हम लोग करते हैं। लगभग 250 से अधिक बोलियां हैं भारत में, जो बड़ी प्रचलित बोलियां हैं, उनमें भी हमारे आकाशवाणी के जो स्थानीय केंद्र हैं वो प्रसारण करते हैं। तो जो बातें यहाँ संसद के अंदर हो रही हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो सैद्धांतिक और नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं, और सरकार के स्तर पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उनको आगे ले जा कर के लोगों तक पहुँचाना ये हमारा दायित्व है, जिसको कि हम लोग निर्वहन करते रहेंगे। हरिवंश जी जो माननीय उपसभापति जी हैं, उन्होंने जो अपनी बात कही, अभी हमने जो उनकी रिकॉर्डिंग वक्तव्य सुना, उसमें उन्होंने महात्मा गांधी का उल्लेख किया था। और महात्मा गांधी ने जो बात पूरे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जिसका पालन किया, कि उन्होंने कई बार कई अखबार निकाले और उन्होंने कई तरह से अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि उनमें समाचारों का तो एक एलिमेंट था ही था, लेकिन समाचारों के एलिमेंट के अलावा एक बहुत बड़ा जो माहौल बनाने वाला काम था, वो उन्होंने अपने पत्रकारिता के माध्यम से किया। एक फ्रीडम स्ट्रगल के प्रति, एक पूरे हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जो एक अलग जगाने का काम है, उसको लोगों तक पहुंचाया और सबके मन में ये भावना जागृत की एक और तरीके से, केवल झंडा लेकर के निकलने से नहीं, या मोर्चा लेकर निकलने से नहीं, या सिविल डिसोबीडियंस से नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भी जो है ये चीज़ काफ़ी सफलतापूर्वक की कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है, स्वराज क्या है, कैसा होना चाहिए, कैसा होगा। और ये जो माहौल बनाने का काम है, ये कोई भी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी कर नहीं पाएगा। ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स को मिलकर करना पड़ेगा, संसद टीवी करेगा और हम करेंगे। राकेश जी, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रही है, तो जिस तरीके से इसका असर हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं उनके लिए चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं? सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एक हकीकत है, अब इसको डिनाई करने का वक्त नहीं है। वक्त है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करें, उनका रेगुलेशन होना चाहिए, स्ट्रैंगुलेशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन रेगुलेशन अत्यावश्यक है। जिस प्रकार के टूल किट्स ऑपरेट हो रहे हैं और आई वॉल्स जो हैं इन सोशल मीडिया, यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं। आपने राइटर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट देखी हो तो, जिसके अंदर एक सर्वे में आया कि 80% लोग यूट्यूब पे जाने लगे हैं समाचार देखने के लिए, और वहाँ यदि अनऑथेंटिकेटेड खबरें चलेंगी तो समाज का, राष्ट्रों का क्या हाल होगा। वो हमने कितने आंदोलन यहाँ पर हुए भारतवर्ष के अंदर, उसके अंदर भी देखे, जिसके लिए किस किस को जिम्मेवार बताएं। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो बहुत है, क्योंकि एक ये बाउंड्री लेस है। ऑन द क्लिक ऑफ द बटन यू रीच आउट टू द 8 बिलियन पीपल ऑन दिस मदर अर्थ प्लैनेट। और उसके पीछे अधिकतर, मैं छोटे मोटे नहीं कहूँ, जैसे भारतवर्ष के अंदर 140 करोड़ की आबादी में 200 करोड़ मोबाइल हैं और 200 करोड़ पत्रकार हो गए हैं। हर व्यक्ति टक 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 1 मिनट में कुछ भी आता है, उसके ऊपर अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपने वैचारिक
संबंधों के कारण जो मर्जी कुछ उसमें लिख रहे हैं, जा रहा है, लोगों को परोसा जा रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? तो उसके लिए रेगुलेशन अत्यावश्यक है। और जो पब्लिक मीडियम्स हैं उनकी जिम्मेवारी उसको कंट्रोल करने के लिए क्योंकि अधिकतर लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, अधिकतर लोग चाहते हैं कि भाई इसकी वास्तविकता क्या है, उसका विश्वसनीयता क्या है। और जैसे कि अभी गौरव भाई ने बताया कि कितने भी कंपटीशन हो गए दूरदर्शन और रेडियो पर, आज भी लोग विश्वास करते हैं। तो इनको अपना सिस्टम डेवलप करना चाहिए, यूट्यूब से बेहतर सिस्टम लाना चाहिए, और दूसरे फेसबुक से बेहतर सिस्टम लाना चाहिए, इंस्टाग्राम से बेहतर सिस्टम लाना चाहिए, जहां पर लोग अब उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। लेकिन सरकार का एक और ब्रॉडकास्टिंग बिल बार बार आता है, ये उनके ऊपर कंट्रोल करने की बार बार बात आती है, लेकिन सरकार अभी तक उसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंची। इसमें कोर्ट्स भी दखलंदाजी करते हैं, बट ये बहुत एसेंशियल है। इसके लिए यदि विशेष सत्र भी बुलाया जाए, ये देश को बहुत बड़ी हानि कर रहा है सोशल मीडिया जो है, जो कि लोगों के अंदर, मेरे देश के अंदर तो सोशल मीडिया जिस प्रकार से चल रहा है, मैं आई एम टोटली अगेंस्ट इट, कि ये देश को गुमराह करने के लिए उस वक्त के अंदर जब अगले 20-25 वर्ष के अंदर मैं देश की, विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बनने वाला हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस कंट्री, लिविंग इन दिस कंट्री, कि हम उसके अंदर सहयोग दें, ना कि हम अवरोधक बने, ना कि हम रोड ब्लॉक बने। तो इसलिए पब्लिक मीडियम्स को इस मीडियम के अंदर, सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म्स, अपना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हुए उसको डेवलप करना चाहिए, जिससे सारे भारतीय उसको प्रयोग कर सकें। ये यूट्यूब वगैरह जो हमारे देश के अंदर आकर पैसा भी कमा के ले जा रहे हैं और झूठ परोस रहे हैं, उसके ऊपर कहीं अंकुश लग सके। जी, कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान ज़्यादा है, फायदे कम है। प्रदीप साहब, मेरा सवाल आपसे है और मैं यहाँ पर आपके विचार जानना चाहती हूँ कि अगर पब्लिक ब्रॉडकास्टर की बात आती है तो एक उच्च रेटिंग्स, जो एक टॉप लेवल पे कितनी रेटिंग्स है, वो कहीं ना कहीं निजी चैनलों पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक ब्रॉडकास्टर को जानकारी भी देना होता है। इन दोनों बातों के बीच में इस जिम्मेदारी का संतुलन पब्लिक ब्रॉडकास्टर कैसे निभाते हैं, अगर आप बताएं हमें। ये एक चुनौती है, नो डाउट, इससे भाग नहीं सकते हैं, ये भी हमारा एक अंग है। और वी हैव टू, एज राकेश जी ऑल्सो सेड, हम लोग को उसको फेस करके उसको कैसे हम लोग रेगुलेट करें, या किस तरह से हम लोग अपना प्रोजेक्शन करें कि सही आंकड़े हैं या सही खबर है वो सोशल मीडिया में भी हमारे चैनल से वो फैले। तो इसका ये आवश्यक है कि हमारे भी जो दर्शक हैं वो भी सोशल मीडिया पर उतने ही एक्टिव हों जितना कि जो है बाकी दर्शक है। एक और भी सोशल मीडिया में इसलिए भी हम ये अग्री करते कि थोड़ा रेगुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार आपका सोशल मीडिया का जो लाइक्स है और ये है, दीज आर नॉट ओनली मैनिपुलेटेड, दे आर कमर्शलाइज्ड। मतलब कि ऐसे एजेंसीज़ भी हैं जो कहते हैं कि आप हमको इतना आप राशि दे दीजिए और इतना हम आपको लाइक्स दिला देंगे। तो स्थिति अब यहाँ तक आ गई है। तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन ब्रश अंडर द कार्पेट, इट इज़ समथिंग दैट वी विल हैव टू फेस। एक और बड़ा चैलेंज है कि मोस्ट ऑफ दी so called popular social media channels are not controlled by Indians, India or people within the country. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये चैलेंजेस जो है, ये अच्छी बात है कि हम लोग संसद टीवी में वेरी फ्रैंकली हम लोग बहुत ज़्यादा ये डिस्कस नहीं कर पाते हैं, बट अच्छा है ये कंक्लेव के माध्यम से हम लोग ये भी एक जो चैलेंजेस पब्लिक ब्रॉडकास्टर को फेस करते हैं वो it's given us an opportunity to project them. एंड राकेश जी और अदर जो एक्सपर्ट्स हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में, वो हम लोग भी चाहते हैं कि आपसे भी कुछ एडवाइस मिले ऑन व्हाट वे कैन वी फेस दीज चैलेंजेस। गौरव जी, ये सवाल मैं आखिर में आपसे भी लेना चाहूँगी कि क्या आपके ऊपर ऐसा कुछ प्रेशर है कि उच्च रेटिंग्स की बात आती है, इसके साथ ही जानकारी भी देना है, तो क्या इन बातों का प्रेशर
आपके ऊपर रहता है? रेटिंग्स से ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से ये है कि जिन विषयों को हम उठा रहे हैं वो विषय दूसरे मीडिया में कितने इको हो रहे हैं। दूसरे चैनल्स अपनी तरफ से जो भी कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी उनके कंसिडरेशंस हैं, जो भी उनके एडिटोरियल डिसीजंस हैं, लेकिन अमूमन ये देखें कि अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा है जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के ऊपर उठाया गया है तो इनवेरिएबली थोड़े समय के अंदर बाकी चैनल्स उसको उठाना चालू कर देते हैं। और हमारा रोल उसमें केवल इतना भर नहीं है इस डिस्कोर्स में कि हम लोग अपनी तरफ से कोई खबर चला रहे हैं या कार्यक्रम चला रहे हैं, बल्कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं लोगों के सामने, देश के सामने, उन मुद्दों को हमने इस तरीके से ला करके उस पूरी चर्चा विचार विमर्श में सामने कर दिया कि चाहे अनचाहे भी दूसरों को भी वही विषयों के ऊपर में चर्चा करनी शुरू करनी पड़ी। एंड आई थिंक दैट इज़ अ मोर relevant way of bringing the important issues into the regular discourse, क्योंकि हर किसी के उसके बारे में अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं। और जो भी हमारे आधिकारिक चैनल्स हैं, जो हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, हमारे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स हैं, इन सभी को कानूनी अधिकार है कि वो अपना जो भी दृष्टिकोण है उसको लोगों के सामने रखें, अपने चैनल के माध्यम से, अपने पब्लिकेशंस के माध्यम से। पब्लिक अपना विचार खुद बनाएगी, लेकिन अगर वो विषय उनके सामने रख दिया गया और उनके सामने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स प्रस्तुत किए गए तो ये हमारी विजय है। भीड़ से अलग है किसी भी तरह से? अलग कभी नहीं, आगे आगे चलिए। सत्र के आखिर दौर में हम हैं। इस मंच के माध्यम से अगर आप सवाल लेना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। Good afternoon. My question is to both the CEOs, Mr. Dwivedi and Mr. Panani. Yellow journalism has created aversion amongst people against our television sets. I think a massive opportunity beckons both DD and Sunset TV. How do we seize this opportunity and what more needs to be done? As I just mentioned that a few days back, Sunset TV and Prasar Bharati have entered into a memorandum of understanding to develop programming, to share programming, to share resources also from time to time. The objective finally is to bring the right information to the people in the best manner possible. And while the yellow journalism bug has not bitten us, but yes, it is important that if any such issue is gaining traction and is felt to be important enough, then it must be debunked, it must be countered, and on that we are always alert and we'll continue to be alert. It's a difficult question, Kriti, but the one other challenge which is we are also now facing is that many of the youngsters now don't watch what we were known as TV, like as a a box which हम लोग जब बच्चे होते थे तो सारा फैमिली इकट्ठा होकर हम लोग दूरदर्शन और चित्रहार वगैरह देखते थे। वो कल्चर अब है नहीं, ड्यू टू वॉट एवर रीज़न, टेक्नोलॉजी भी है, तो उसको ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज जो यूथ है वो अब आपके फ़ोन पर ही सब कुछ देखता है। फिर आपको ये है कि आपका ऐप तो है, हम लोग का भी ऐप है, पर हम लोग ये कैसे कन्विंस करें कि जो यूथ है या यंगस्टर है वो जनरेशन अल्फ़ा है, अब क्या आ गया, कौन सा कोई और जनरेशन आ गया ना अब नेक्स्ट, हाँ, तो जो भी अगला जैन है वो हमारा ऐप को खोले। सो हम लोग ने जैसे इसलिए बहुत डिबेट चला, एज आई वाज मेंशनिंग अर्लियर, अबाउट कि हम लोग इंस्टाग्राम पर जाएं कि नहीं जाएं।
फिर ये विचार आया कि नहीं, हम लोग इंस्टाग्राम पर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि कम से कम वो जो यंगस्टर है वो हमारा रील देखेगा और हो सकता है उसके बाद वो लिंक खोल के वो जो लंबा प्रोग्राम है हो सकता है उसमें वो रुचि हो और वो उसको देखे। एक और भी बड़ा चैलेंज होता है सोशल मीडिया और बाकी चैनल से, हम लोग जैसे संसद के लाइव प्रोसीडिंग्स हम लोग दिखाते हैं तो हम लोग तो एज इट इज़ दिखाते हैं जो अकॉर्डिंग टू दी चेयर। हमारे ही फीड को प्राइवेट चैनल्स या सोशल मीडिया में जो इंडिविजुअल्स हैं वो उसको एक इंटरेस्टिंग या उसको समटाइम्स इवन मैनिपुलेट करके वो उसको यूज़ करते हैं एंड देन दे ब्रॉडकास्ट इट विच माइट डिविएट फ्रॉम द मेन इशू। मान लीजिए पार्लियामेंट में एक डिबेट हो रहा है ऑन एन इम्पॉर्टेंट इशू, तो इंस्टेड ऑफ द डिबेट गोइंग ऑन दैट इशू और द व्यूअर्स गोइंग ऑन दैट इशू, एक डाइवर्जन जो है उस पर ज़्यादा चर्चा हो गया। तो दीज आर चैलेंजेस वी फेस एंड वील हैव टू फेस देम एंड वी आर ट्राइंग ऑल्सो टू एज गौरव जी ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए हम ये विषय सोशल मीडिया या पब्लिक में डालते हैं और अगर लोग उसको पिकअप करते हैं और उस विषय के बारे में डिस्कशन डिबेट करते हैं तो ये भी एक हमारा विजय है, हमारा अचीवमेंट है। समय की थोड़ी कमी है तो इसको जी सर कुछ कह रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग तो जी सर कुछ इस बारे में अगर आप अंत में कुछ कहना चाहें सर। यस, our constitution has provided us under clause 19A freedom of speech। मेरा मानना यह है स्वतंत्रता तो अवश्य होनी चाहिए, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। देखने में आया है कि स्वच्छंदता बहुत है और समाचार को दिखाते हुए एक संस्कृत में कहावत है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य को दिखाना चाहिए और ये रेगुलेशन पॉलिटिशियंस को भी अपने ऊपर रखना चाहिए कि राष्ट्र हित में जो है सत्ता मिले ना मिले, 5-10 साल बाद मिले, 30 साल बाद मिले, लेकिन असत्य जो बोला जाता है या जो देश के हित में बातें नहीं हैं वो कभी नहीं करनी चाहिए। एक देश एक संविधान एक निशान, उसको भी बदल देना चाहते हैं कुछ लोग 370 को ख़त्म कर देना चाहते हैं, कुछ लोग आरक्षण की बात भारत में कुछ करते हैं, वहाँ जाके कुछ करते हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ लोग देश ही नहीं मानते। इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस प्रकार की बातों पर भी कोई अंकुश लगना चाहिए, चाहे कोई कितना भी बोले। इसके कानून बनने चाहिए जो सब पर लागू है। देश हित में बात करनी है, राष्ट्र प्रथम पे बात करनी है। इसके अंदर ये जो स्वतंत्रता मिली है वो स्वच्छंदता के अंदर उसको परिवर्तित नहीं करना चाहिए। ये मेरा अंतिम आपसे जी। समय की थोड़ी कमी है और जिनके सवाल अगर रह गए हैं तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी। आगे के भी सत्र हैं और कोई भी सत्र सफल तभी माना जाएगा जब चर्चा सार्थक हो। उम्मीद है कि ये चर्चा आज की काफ़ी सार्थक रही, आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर से अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा जानकारी आप लोगों के माध्यम से पहुँची। थैंक यू सर।